दोस्तों सोचिए अगर आपके हाथ से आपका मोबाइल छीन लिया जाए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सब बंद कर दिए जाएं, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना? अब जरा सोचिए यही हाल पूरा देश झेले और वो भी नेपाल जैसे देश में, जहां युवा पहले से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान थे। नतीजा क्या हुआ? 70 से ज्यादा मौतें, हजारों घायल, संसद भवन तक जल उठा और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज हम आपको यही पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। नेपाल का जेन जेड प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला और आखिर में क्या नतीजा निकला। बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, ये कहानी हर उस देश की है जहां युवा अब चुप नहीं बैठते। दोस्तों, नेपाल, जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हाल के दिनों में जो दंगे भड़के हैं, उसके पीछे की कहानी इतनी गहरी है कि सिर्फ एक दिन, एक घटना या एक भीड़ को दोष देकर नहीं समझा जा सकता। ये सब कुछ सालों से पनप रही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक खाई का नतीजा है। आज हम शुरुआत से समझेंगे कि नेपाल आखिर इस हालत तक पहुंचा कैसे, राजनीति कैसी चली, अर्थव्यवस्था कहां अटकी और आम जनता क्यों धीरे धीरे गुस्से से भर गई। राजनीतिक हालत, बार बार सरकार बदलना। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर रिपब्लिक बना, लेकिन संविधान बनने के बाद से ही वहां राजनीतिक खींचतान और टूट फूट शुरू हो गई। 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ, पर उसके बाद से हर साल कभी कांग्रेस, कभी कम्युनिस्ट, कभी गठबंधन सरकारें बनती और टूटती रहीं। जनता को लगा कि राजा तो गया, लेकिन नेता आए भी तो अपने अपने फायदे के लिए। एग्जाम्पल सोचिए भाई, जैसे हमारे यहाँ हर महीने मोबाइल कंपनी का प्लान बदलते रहते हैं, वैसे ही नेपाल में हर साल प्रधानमंत्री बदल जाता है। अब जनता पूछ रही है, क्या ये देश ऐसे चलेगा? आर्थिक हालत, बेरोजगारी और महंगाई। नेपाल की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था विदेशों में कमाने गए मजदूरों के पैसे पर टिकी है। नौजवानों को देश में नौकरी नहीं मिलती तो लाखों लोग खाड़ी देशों, मलेशिया और भारत आ जाते हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस, तेल, खाने पीने की चीजें महंगी। पर्यटन, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कोविड और राजनीतिक अस्थिरता से बुरी तरह गिर चुका है। एक समय नेपाल कहता था हम पर्यटन से अमीर बनेंगे, लेकिन आज हालत ये है कि वहां की जनता कह रही है, पर्यटन तो आया नहीं, अब तो पेट भी भरना मुश्किल हो गया। जनता का गुस्सा, सिस्टम पर भरोसा खत्म। नेता आपस में कुर्सी के लिए लड़ते रहे। आम जनता की जरूरतें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पीछे छूट गईं। धीरे धीरे जनता को लगने लगा कि सरकार उनकी नहीं, सिर्फ नेताओं की है। यही भरोसा टूटना आगे चलकर दंगे और प्रदर्शन की चिंगारी तक ले थी। दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। दंगे की चिंगारी कहां से लगी? वो चिंगारी थी सोशल मीडिया पर बैन। जी हाँ, जिस दौर में दुनिया टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जी रही है, नेपाल की सरकार ने अचानक फैसला लिया कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क, नफरत रोकने का बहाना। नेपाल सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, नफरत भरे पोस्ट और समाज तोड़ने वाली बातें बहुत फैल रही थीं। उनका कहना था ये सब रोकने के लिए बैन जरूरी है। लेकिन जनता को ये लोकतंत्र पर हमला लगा। एग्जाम्पल सोचो भाई, जैसे अगर कल भारत में व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक एक झटके में बंद कर दिया जाए तो आप और हम क्या करेंगे? जनता बोलेगी, अरे सरकार, हमारी आवाज ही बंद कर दी क्या? जनता की नाराजगी, आवाज छीन ली गई। नेपाल में बेरोजगार नौजवान पहले ही गुस्से में थे। टिकटॉक और फेसबुक ही उनके लिए कमाई, मनोरंजन और अपनी बात कहने का जरिया थे। जब ये बंद हुआ तो लोगों ने कहा, अब हमारी रोजी रोटी भी छीनी जा रही है। खासकर युवाओं ने इसे सीधा हमला अपनी आजादी पर माना। आग कैसे भड़की? बैन के ऐलान के बाद ही काठमांडू से लेकर तराई इलाकों तक लोग सड़कों पर उतर आए। पहले यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की तो हालात बिगड़ गए। सरकार हमारी सुनेगी नहीं तो अब सड़क पर आग लगाकर सुनवाएंगे। इसी सोच ने भीड़ को उग्र बना दिया। एग्जाम्पल जनता बोली, नेट बंद कर दिया, लेकिन गुस्सा कैसे बंद करोगे? यही गुस्सा बाद में दंगे में बदल गया। नुकसान की पहली लहर। दुकानों में तोड़फोड़, सरकारी दफ्तरों के बाहर पथराव, गाड़ियों में आग। ये सब नजारे नेपाल ने लंबे समय बाद देखे।
कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। आम जनता का कहना था हम भूख से मर रहे हैं, ऊपर से हमारी आवाज भी छीन ली गई। तो दोस्तों, ये थी वो पहली चिंगारी सोशल मीडिया बैन। नेताओं को लगा कि इससे हालात शांत होंगे, लेकिन हुआ उल्टा, जनता और भड़क गई। दोस्तों, आज के जमाने में किसी भी आंदोलन या दंगे की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? मीडिया और सोशल मीडिया। नेपाल के हालात में भी यही हुआ। जहां सरकार सोशल मीडिया को बैन करके आग बुझाना चाहती थी, वहीं मीडिया कवरेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इस आग में घी डाल दिया। मीडिया की भूमिका, हर तस्वीर, हर वीडियो। नेपाली टीवी चैनलों और अखबारों ने प्रदर्शन की हर तस्वीर और वीडियो दिखाया। लोग देख रहे थे कि कहां पुलिस लाठी चला रही है, कहां भीड़ पथराव कर रही है। इससे आंदोलन करने वालों को और हौसला मिला। देखो, हमारी लड़ाई पूरे देश में दिख रही है। लेकिन साथ ही मीडिया ने इसे ड्रामा और टीआरपी का मसाला बना दिया। एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ न्यूज चैनल कहते हैं अभी अभी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, वैसे ही नेपाल में हर चैनल दंगों को 24 घंटे की लाइव स्टोरी बना बैठा। सोशल मीडिया बंदिश के बावजूद आवाज। सरकार ने टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टा बैन किए, लेकिन लोग वीपीएन और दूसरे तरीकों से फिर भी वीडियो डालते रहे। ट्विटर एक्स पर #नेपाल प्रोटेस्ट्स, सेव आवर वॉइस जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बाहर की दुनिया को भी पता चल गया कि नेपाल में जनता और सरकार आमने सामने है। इसने आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों तक पहुंचा दिया। फेक न्यूज और अफवाहों की बाढ़। असली वीडियो और न्यूज के साथ साथ फेक न्यूज ने भी आग भड़काई। कहीं कहा गया कि पुलिस ने 10 लोगों को मार दिया। कहीं अफवाह फैली कि सरकार सेना को जनता पर गोली चलाने भेज रही है। इन झूठी खबरों ने भीड़ को और ज्यादा हिंसक और बेकाबू बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एंट्री। विदेशी मीडिया ने इसे लोकतंत्र बनाम सेंसरशिप की लड़ाई बताना शुरू किया। भारत, अमेरिका और यूरोप के कई अखबारों में नेपाल की खबर छपने लगी। इससे नेपाल सरकार और भी दबाव में आ गई। दोस्तों, दंगे केवल सड़क पर आग और पत्थरों तक सीमित नहीं रहते। उनका असर पूरे देश की जेब, आम आदमी की रोजी रोटी और समाज की संरचना तक पहुंचता है। नेपाल में हुए दंगों का यही सच है और इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मानव हानि। रिपोर्ट्स के अनुसार 70 से ज्यादा लोग मारे गए, 5000 लोग घायल। घायल हुए लोगों में छात्र और महिलाएं और बूढ़े भी शामिल थे। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई और इलाज का खर्चा बढ़ गया। सोचिए भाई, जहां कल तक बच्चे किताबें पढ़ रहे थे, वहां अब अस्पताल की कतारें लगी हैं। यही मानव नुकसान है। आर्थिक नुकसान। दंगों के कारण कई दुकानें, गाड़ियों और सरकारी दफ्तरों को आग लगी। अनुमान है कि करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। पर्यटन उद्योग पर बड़ा झटका। नेपाल की गंगा जमुना जैसी घाटियों और पर्वतीय इलाकों में टूरिस्ट कम। छोटे व्यवसाय और रोजगार प्रभावित हुए, लोगों की आमदनी ठप हो गई। एग्जाम्पल, जैसे हमारे गांव में अगर हाट बाजार जल जाए तो पूरा गांव भूख से परेशान हो जाए, वैसे ही नेपाल में आम आदमी की रोजी रोटी बर्बाद हो गई। सामाजिक असर। भीड़ भाड़ में भरोसा और सहनशीलता टूट गई। समुदायों और जातियों के बीच विरोध और तनाव बढ़ा। लोग अब सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर डर महसूस करने लगे। लंबी अवधि का असर। आर्थिक नुकसान से सरकार की योजनाएं रुक गईं। विदेशी निवेश और पर्यटन की धाराएं धीमी हो गईं। युवाओं का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ, भविष्य में आंदोलन का खतरा बना हुआ है। दोस्तों, जब हम नेपाल के हालात को शुरू से लेकर दंगे और हिंसा तक देख चुके हैं, तो अब सबसे अहम सवाल, इन सब का नतीजा क्या निकला और भविष्य में क्या बदल सकता है? सरकार की प्रतिक्रिया और सुधार। दंगों के बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया। कुछ सरकारी अधिकारियों को बदल दिया गया और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तेज की गई। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों को बुलाया गया। सरकार ने कहा, देखो भाई, गलती मान ली, अब सुधार की बारी है। जनता की जीत, आवाज का महत्व। युवाओं ने साबित कर दिया कि अगर जनता खड़ी हो और अपनी आवाज उठाए तो सरकार भी पीछे हटती है।
राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। लोग अब चुनाव और प्रदर्शन दोनों में ज्यादा सक्रिय होने लगे। सामाजिक जागरूकता। लोग अब समझ चुके हैं कि सड़कों पर उतरना और आवाज उठाना कभी-कभी जरूरी है। जाति और सामाजिक मतभेदों को समझकर शांति बनाए रखना अब प्राथमिकता बन गई। एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति और शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। भविष्य की राह। नेपाल ने अब सुरक्षा, रोजगार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की नई नीति बनाना शुरू किया। युवाओं में उम्मीद और चेतना दोनों बढ़ी। विशेषज्ञों का कहना है, नेपाल अब किसी भी संकट में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम कर सकता है, लेकिन सतर्क रहना होगा। दोस्तों, नेपाल का ये संघर्ष सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है। अगर युवाओं की आवाज दबाई जाए तो गुस्सा आग बनकर फूट सकता है, और अगर सुनी जाए तो यही आवाज देश को सुधार और उम्मीद की नई राह दिखा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको नेपाल के संघर्ष की पूरी कहानी समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।